मुझे लगता है कि डेटा क्रांति जो हुई है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने पूरे भारत का, कहा जा रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा का यूज भारत करता है। डिजिटल इंडिया ने जो कायाकल्प किया है, मुझे लग रहा है उसमें बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो खुद बड़े इनिशिएटिव थे, बड़े टेक्नोक्रेट थे। यदि पीएम मोदी टेक्नोक्रेट नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि डिजिटल क्रांति इस देश में हो पाती। उस समय हिंदुस्तान में 2014 में करीब करीब 80,000 सीटें थी एमबीबीएस की। आज की तारीख में 1,70,000 से, यानी दुगने से ज्यादा सीटें बढ़ी हैं। कि इन्होंने शिक्षा को पिछले 67 साल में 2014 तक इन्होंने कम्युनिस्ट लफंगों का, कम्युनिस्ट वामपंथी लफंगों का, गुंडों का, मवालियों का, दंगाइयों का अड्डा बना दिया था शिक्षा संस्थान को। बताया गया शायद, मुझे ये आंकड़े सही है, 21 करोड़ डॉलर सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से हिंदुस्तानी कमा रहे हैं। शायद यदि हो सकता है आंकड़े में मेरी गलती हो। नहीं, मतलब 21,000 करोड़ 3 साल में। हाँ, 3 साल में 21,000 करोड़। और जो ये मंच है हमारा, आपका, हम और आप, जिस तरह से इस पत्रकारिता को भी ये मंच बना पाए। एक समय था कि यूट्यूब पर कुछ लोग आते थे, कुछ इस तरह का जोक्स करके, कुछ रील्स बना करके इस तरह का काम करते थे। जर्नलिज्म इस पे हुआ। 1 जीबी मिलता था सर ऑफिस से हम लोगों को, महीने का पूरे महीने 1 जीबी में काम चलाना होता था। और वो यदि क्रॉस कर गया तो उसके बाद मतलब उसका पैसा आपको अपने पॉकेट से भरना पड़ता था, यदि आप उसको क्रॉस कर गए तो। मुझे लगता है कि डेटा क्रांति जो हुई है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने पूरे भारत का, कहा जा रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा का यूज भारत करता है। यूट्यूब से सबसे ज्यादा कमाई दुनिया भर में भारत करता है। ये एक अलग मंच बन गया कि घर बैठे महिलाओं का अलग ब्लॉग, बच्चे जो आईआईटी कर करके, कई लोग, अभी मैं एक दिव्य कृति जो एक आईएएस एसोसिएशन चलाते हैं का पढ़ रहा था कि उसके कई ऐसे स्टूडेंट जो आईएएस बन गए, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि 25-26 साल का बच्चा जो है उससे कई कई गुना ज्यादा पैसा एक एक महीने में कमाता है। मतलब ये एक अलग आंकड़ा जिसपे चर्चा नहीं है, बेरोजगारी का रोना। चूंकि ये आरक्षण के लालच में जो एक नहीं होता जातिवादी जहर जो राहुल गांधी कर रहा है कि बेरोजगारी, भाई इस क्षेत्र में जिसकी काबिलियत होगी, चाहे वो किसी भी मजहब का होगा, किसी भी जाति का होगा, गांव का होगा, गरीब गुरबा होगा, सामान्य मजदूर यूट्यूबर बना है, उस तरह के लोग कमाई कर रहे हैं। इसने भारत के पूरे अर्थतंत्र को जो है कायाकल्प कर दिया है, जिसपे कभी चर्चा ही नहीं हुई। और इस सरकारी नौकरी का फरेब, आरक्षण से हिंदुओं को जाति में बांटने का खेल, जैसे कि बिहार जैसे राज्य में नौकरी है नहीं, लेकिन नशा किस बात का, जातिवाद का जहर जितना चल पाता है बिहार यूपी में आज की तारीख में भी, वो कहीं नहीं है। जातिवाद का नशा गुजरात में भी है, दूसरे राज्यों में भी है। लेकिन देखिए उन्हें इस रूप में नहीं कि हमें आरक्षण मिलेगा, हम ऐसा कर जाएंगे, वैसा कर जाएंगे। इस डिजिटल इंडिया ने जो कायाकल्प किया है, मुझे लग रहा है उसमें बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो खुद बड़े इनिशिएटिव थे, बड़े टेक्नोक्रेट थे। यदि पीएम मोदी टेक्नोक्रेट नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि डिजिटल क्रांति इस देश में हो पाती और इतना बड़ा जो यूट्यूबरों का साम्राज्य बन पाया सोशल मीडिया पर, वो बन पाता। मनीष जी, एक बात और बताओ, ये जो जातिवाद पे कूद फांद रहे हैं, उछल रहे हैं, लेकिन इनको उस तरह का समर्थन नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? कि अभी दर्शकों के सामने मैंने रखा कि 2014 के बाद, और पहली बार नौकरी करने की बात मैं कर रहा हूँ, कि 27 करोड़ लोगों का आंकड़ा आपको गिनाया, तो क्या 27 करोड़ लोग सब ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और वही लोग कर रहे हैं क्या? वो वही जिसको पीडीए की माला जप रहा है अखिलेश यादव, वही पीडीए को नौकरी मिल रही, वही 27 करोड़ में उन्हीं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। और मुद्रा योजना जो लोन दिया गया है उसमें 60-70% पीडीए ही है, जिसका ये रोना छाती पीटा करते हैं अखिलेश यादव और ये राहुल गांधी। तो ये सच का आकलन नहीं करते, सच से सामना नहीं करते, ये एक सिगुफा लेके चलते हैं। लेकिन जमीन पर लाभ तो उन्हीं को मिल रहा है सबसे ज्यादा, पूरे देश के लिए है। तो वो आदमी जिसको लाभ मिल रहा है वो काहे की सुनेगा, और इसीलिए ये अकेले बैठ के ढोल पीटा करते हैं। इनको कोई समर्थन उस तरह का नहीं मिल रहा जैसी ये अपेक्षा कर रहे थे। बिल्कुल यही वजह है कि चूंकि चीजें अब इस डिजिटल युग में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, इसलिए इस तरह से इनकी दाल गल नहीं रही है। बहुत सारे लोग रहे कि मोदी काल में जो खास करके जो स्वास्थ्य में जो एक बदलाव आया है, जैसे विशेष रूप से जो उनकी एक दूरगामी योजना, अभी जो 75-70 साल से अधिक उम्र के लोगों का, या फिर 5 लाख का जो। मैं मनीष जी, इस पे ये वो बातें थी जो अनछुई थी, अनकही थी। अभी आता हूँ स्वास्थ्य पे।
स्वास्थ्य तो केवल एक ही चीज से समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में जिस समय प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तब 380 मेडिकल कॉलेज थे और आज की तारीख में 780 मेडिकल कॉलेज हैं। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन आया है इस देश के अंदर कि दुगने मेडिकल कॉलेज 10 साल के अंदर हो चुके हैं। तो और उसी तरह से सरकारी अस्पताल बढ़े हैं संख्या उनकी। तो स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो कैसी उन्होंने उन्नति की है, ये एक ही आंकड़ा बता देता है। और सबसे खास बात कि उस समय हिंदुस्तान में 2014 में करीब करीब 80,000 सीटें थी MBBS की। आज की तारीख में 1,70,000 सीटें, यानी दुगने से ज्यादा सीटें बढ़ी हैं। और इसमें आप जो ये PDA आरक्षण चिल्लाते हैं, तो इन्होंने कभी कल्पना सोचा नहीं होगा कि जितनी सीटें कुल हुआ करती थी जिसमें इनको आरक्षण मिलता था, उससे दुगने से ज्यादा सीटें आज हो गई हैं। तो कायदे से तो इनको इनका हिस्सा तो मिल रहा, तो पूरा मिल ही रहा है। और देश का जो भला हो रहा, तो जब दुगने डॉक्टर तैयार होंगे, दुगने मेडिकल कॉलेज होंगे और लगभग 50% सरकारी अस्पताल बढ़ेंगे, तो क्यों नहीं स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी। केवल इतना ही आंकड़ा आप समझिए, 11 एम्स हुआ करते थे, आज की तारीख में 11 इससे ज़्यादा हो गए एम्स। पर एम्स की मैं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता, वो तो बड़े अस्पताल हैं, कुछ विशेष रोगों के लिए हैं। लेकिन जो आम जनता से जुड़ी हुई जो मेडिकल कॉलेज है या सरकारी अस्पताल हैं, उनमें दुगने की वृद्धि हुई है 10 साल के अंदर, जो 67 साल में जितना इन्होंने बनाया था। लेकिन मनीष जी, फिर यही बात अभी खत्म नहीं होती। जरा शिक्षा की बात कर लो, और शिक्षा एक आंकड़ा बताऊंगा बस, ज्यादा नहीं, कि 2014 तक हिंदुस्तान की जो 1,000 यूनिवर्सिटी थी, वो दुनिया की जो 1,000 यूनिवर्सिटी थी, उनमें 11 यूनिवर्सिटी भारत की थी, केवल 11। सोच लीजिए कितनी दयनीय दशा में हम थे कि दुनिया की 1,000 यूनिवर्सिटियों में केवल 11 हिंदुस्तान की थी। आज की तारीख में 46 यूनिवर्सिटियां हैं, 46। तो उस संख्या में 4 गुने की वृद्धि की है प्रधानमंत्री मोदी ने। 11 चौको 44 और ये 46 यूनिवर्सिटी हैं। और ये निश्चित मानिए कि आने वाले जो अगले 10 साल हैं, ये संख्या बहुत बड़ी संख्या में आपको नजर आएगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम चल रहा है। और इसीलिए बिलबिलाए हुए, क्योंकि इन्होंने शिक्षा को पिछले 67 साल में 2014 तक इन्होंने कम्युनिस्ट लफंगों का, कम्युनिस्ट वामपंथी लफंगों का, गुंडों का, मवालियों का, दंगाइयों का अड्डा बना दिया था शिक्षा संस्थान को। यहाँ पे यही पलेंगे, यही बढ़ेंगे, यही यहाँ अराजक रहेंगे। शिक्षा का पूरा जो तंत्र है उसको ध्वस्त करेंगे। वो टीचर भी थे, वो प्रोफेसर भी थे, वो लौंडे भी थे जो पढ़ने वाले वहां पे थे, और वो सब मिलकर कैसा सत्यानाश कर रहे थे। 67 साल का इतिहास बताता है। पहले उन पर अंकुश लगा और अब जो चेंज शुरू हुआ है, तो वो आपको 10 साल पहले 10 साल में नजर आ रहा है कि जो 11 यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी 1,000 यूनिवर्सिटी में, आज की तारीख में 46 हो चुकी हैं। और निश्चित मानिए कि अगले 10 साल में ये संख्या 46 नहीं 146 मिलेगी आपको। बिल्कुल, मुझे तो लगता है सर, ये जो अभी आपने सब्जेक्ट टच किया है, इस पे तो एक अलग विश्लेषण की जरूरत है कि कैसे वामपंथी गुंडों लफंगों ने इस देश को पूरी तरह से अराजक, इस देश को तबाही तय कर दी। और आज यही वामपंथी जो लफंगे गुंडे हैं, जो भारत के इस विकास में, जो ये जो आपने कहा ना कि वो हुआ जो सोचा ना था, इस उपलब्धि को भी एकदम से पूरी जमींदोज करने के चक्कर में रहते हैं। क्योंकि इनका खैरात बंद हो गया, ये पूरा खलियानों का गैंग जो प्रधानमंत्री के स्पेशल विमान में अय्याशी करते थे, विदेशी शराब पी करके, कहा जाता है कि वहां उन्हें रसियन लड़की चाहिए, जापानी चाहिए, जहां जो चाहिए वो भी इन्हें उपलब्ध कराया जाता, ताकि सरकार को उसी ढंग से पूरे ये बुढ़े बुढ़े जाते थे और अय्याशी करते थे विदेशी शराब लेकर के। आज भी यही वामपंथी गुंडे, ये जो सबसे बड़ी उपलब्धि है इस देश की, उसे भी जमींदोज करने के षड्यंत्र में। मुझे लगता है इसको तो अलग से समझने की जरूरत होगी, लेकिन पूरी तरह से समझे कि कैसे इस देश का शिक्षा और स्वास्थ्य, इस देश का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया गया। लेकिन फिर भी एक बड़ा फरेब है जो जारी है। और बताता हूँ, अब आता हूँ जरा जो वास्तव में क्योंकि मैं एक पॉडकास्ट कर चुका हूँ, उस पर भी मैं बोला हूँ, लेकिन इसको जरा दूसरे तरीके से समझिए कि एक जो करंट टॉपिक पे आ जाता हूँ इसके ऊपर।